हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आई होप यू आर गुड। तो अभी प्रीलिम्स आ रहा है और करंट अफेयर्स की चिंताएं बढ़ती जाती हैं। बहुत सारे मैसेजेस आते हैं मेरे पास इससे रिलेटेड, तो मैंने सोचा क्यों ना आपको एक रियलिटी चेक दिया जाए। और बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है, 10 से 15 मिनट मैक्सिमम होगा। मैं आपको सारी चीज़ें बताऊंगा कि करंट अफेयर्स में अप्रोच कैसे रखनी है और क्यों इतना ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है करंट अफेयर्स का। एक मैं हिस्टोरिकल जो प्रूफ है उसको मैं बताऊंगा, जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है हर बारी का, क्योंकि मैं जब पहला अटैम्प्ट दूसरा अटैम्प्ट देता था तो माइंडसेट अलग था करंट अफेयर्स को लेकर। अब पीटी 365 ज़्यादातर लोग पढ़ते हैं, उसके बारे में मैं आपको दिखाऊंगा अभी कैसे आपको पढ़ना है। फिर जैसे जैसे अटेम्प्ट बढ़ता गया तो मुझे रियलाइज़ हुआ कि बहुत सारी चीज़ें रिलेवेंट है। बहुत सारी चीज़ें क्या होता है ना कि हमारे दिमाग में एक फोमो बना होता है कि ये मिस हो जाएगा, वो मिस हो जाएगा। इसके चक्कर में क्या होता है, हम अपना टाइम बहुत वेस्ट करते हैं। टाइम वेस्ट करने के साथ साथ क्या होता है कि हम ज़्यादा चीज़ें अब्जॉर्व कर लेते हैं जो हमारे काम की नहीं होती हैं, और उसकी वजह से जो इंपॉर्टेंट चीज़ें वो भी एवरेज आउट हो जाती हैं। तो ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। उससे पहले मैं आपको बता दूँ, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो। ये ऑफ़र है अपना 26 जनवरी में। और यहाँ पे आप जाओगे तो फ्री मटेरियल सेक्शन में आपको नोट्स वगैरह मिल जाएंगे, कोर्सेज हैं, पीवाईक्यू एनालिसिस, इन्वायरमेंट आप पूरा यहाँ से कर सकते हो। बाकी मैपिंग वगैरह तो पूरा है ही है। तो बहुत सारी चीज़ें आपको यहीं पे अवेलेबल हो जाएंगी अगर आपने ऐप डाउनलोड कर रखा है वहाँ पे। नाउ, तो अगर मैं करंट अफेयर्स की बात करूँ उससे पहले मैं कुछ पॉइंट्स आपको ब्रीफली बताना चाहूँगा, क्योंकि वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और अगर आप उसको समझ जाओगे तो बाकी की चीज़ें आसान हो जाएंगी। जैसे जैसे हम डिस्कशन करेंगे ना, जो हम पीटी देखेंगे, एक करंट अफेयर्स कैसे अप्रोच रखना है, तो चीज़ें आपके लिए आसान हो जाएंगी। तो बेस्ट वे क्या है, जो आप पीटी 65 पढ़ रहे हो, जो भी आप करंट अफेयर्स पढ़ रहे हो, मोस्टली पीटी 65 पढ़ते हैं, मैं भी वही पढ़ा था। तो बेस्ट तरीका क्या है, देखो आपको सबसे पहले ये चीज़ जान लेना है आज कि जो प्री में क्वेश्चन आते हैं, मैं अगर आपको एक वो बताऊं, फॉर एग्जांपल, जैसे मान लो प्री में अगर क्वेश्चन आ रहे हैं, अगर 20 क्वेश्चन आपके करंट अफेयर्स के आ रहे हैं, चलो मैंने मान लिया 20 क्वेश्चन आ रहे हैं। उस 20 क्वेश्चन में से, ठीक है, उस 20 क्वेश्चन में से 8 से 10 सवाल ऐसे होंगे जो बहुत ईजी होंगे। ईजी इन द सेंस कि आप अगर हेडिंग पढ़ के जाओगे ना, जैसे अभी हम इसको डिस्कस करेंगे, अगर आपने जैसे इसकी हेडिंग हेडिंग भी पढ़ ली ना, तो आपका कम से कम 7-8 क्वेश्चन ऐसे ही बन जाएगा, पहली चीज़। दूसरी चीज़, 5 से 6 सवाल ऐसे होंगे कि जो आपको हवा भी नहीं लगने वाली, वो किसी को नहीं लगेगी। आप पीटी 65 जैसे 4 बुकलेट पढ़ के चले जाओ तब भी ये इम्पॉसिबल है करना। ठीक है, 6-7 क्वेश्चन हो जाते हैं। ये जनरली आपके करंट अफेयर्स से होते हैं। इसको 8 से 10 या 7-8 ऐसे मान लो, जो भी आप चाहो। तो ये करंट अफेयर्स के जो सवाल होते हैं ये नहीं होते। तो आप पीवाईक्यू एनालिसिस से जो लॉजिक ट्रिक्स हम लोग सीखते हैं, उनसे कोशिश करते हैं इसको थोड़ा सा डिसाइफर करने की। प्लस जो 4 से 6 सवाल ऐसे होते हैं, ये टफ टाइप के होते हैं। ये आते हैं थोड़ा सा डेप्थ में आते हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि ये बियॉन्ड ऐसे टॉपिक से आ जाते हैं रैंडमली, या कुछ वैसे टर्म वगैरह अगर पूछेगा, रैंडम पूछेगा, तो ये 8 से 10 में आते हैं। 7-8 जो क्वेश्चन आ रहे हैं, जैसे मियावाकी टेक्निक पूछ लिया है ना, या कोरल रीफ वाली टेक्नोलॉजी पूछ लिया, ये क्या है, तो 4 स्टेटमेंट में आपको उसको बताना है, पहचानना है। AC2 पूछ लिया क्या है। तो अगर आप हेडिंग हेडिंग पढ़ के जाते हो तो 6-7-8 सवाल आपके इजीली हो जाते हैं। नाउ, अब हमें क्या करना है कि मान लो जो सवाल आ रहे हैं 4 से 6, जिसमें ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है, उसमें हमें थोड़ा सा स्मार्टली प्ले करना है। दूसरी चीज़, पीवाईक्यू हम कर ही रहे हैं, वहाँ से हम चीज़ें सीखेंगे, और यहाँ के भी सवाल यहाँ के भी बनेंगे। और यहाँ के मान लो कुछ गलत भी हो गए, चीज़ें सही से रिवाइज नहीं हुई, तब भी आपका ओवरऑल 50% प्लस यहाँ पे हो जाता है। 50% प्लस अगर चीज़ें होंगी तो आपका काम हो गया। अभी हम क्या कर रहे हैं कि ये 20% के चक्कर में हमें ऐसा लगता है सब कुछ इंपॉर्टेंट है, हम 6-7 किताब मोटी मोटी पढ़ के जाते हैं। 6-7-8 किताब हो जाती है, अपडेटेड आएगा, फिर ये करंट अफेयर्स, वो करंट अफेयर्स, और उसका कोई यूज़ बहुत ज़्यादा होता नहीं। उसके चक्कर में स्टैटिक अच्छे से रिवाइज नहीं करते, और वो मेन चीज़ होता है। देखो आज मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि आपका जो स्टैटिक होता है वो क्वालिफाई कराता है, ना कि करंट अफेयर्स। ये ऑफ़र है, मैं बताना भूल गया था, देख लेना, क्योंकि पाथ फाइंडर अभी चल ही रहा है। एंड दिस इज़ अवर एक तरीके से अम्ब्रेला प्रोग्राम, जिसमें सारी चीज़ें होती हैं, पीवाईक्यू एंड ऑल एवरीथिंग, मेंटोरशिप। तो आप कभी भी इसको ज्वाइन कर सकते हो, बट वो ऑफ़र है, एंड आई थिंक लास्ट ऑफ़र है, इसके बाद ऑफ़र आएगा भी नहीं। तो जो भी जिसको भी इनरोल करना है, यू कैन इनरोल, यू कैन चेक आउट इन द डिस्क्रिप्शन और ऐप पे भी। तो पहला चीज़ मैंने आपको ये बताया कि आपको रिलेवेंस देखना है। ऐसा नहीं कि सारी चीज़ें पढ़ते चले जाना है। अभी एक चीज़ मैं बताऊंगा जो आप लोग सबसे ज़्यादा गलतियाँ करते हो, उसको भी ध्यान रखना है। फिर अंडरस्टैंड द कॉन्टेक्स्ट एंड द बैकग्राउंड ऑफ द इशूज़। जैसे कोई चीज़ आ गया, रिकमेंडेशन दी, नहीं इंपॉर्टेंट है, लेकिन मान लो कोई अमेंडमेंट हो गया वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट का, तो वो चीज़ हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है। उसको हमें डिटेल में लाइन बाय लाइन पढ़ना है। कुछ ऐसे सबमिट हुई, कुछ नई चीज़ हुई, तो जो कॉन्टेक्स्ट होता है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। बहुत बारी क्या होता है, कॉन्टेक्स्ट कुछ भी होता है और उसके अंदर में चीज़ें आ जाती हैं और हम सब कुछ पढ़ने लगते हैं, वो हमारे लिए रेलेवेंट नहीं है। या तो क्या होता है,
एक और इश्यूज़ होते हैं कि मान लो आप मॉक टेस्ट लगा रहे हो किसी कोचिंग के, 3-4 हज़ार मॉक टेस्ट होते हैं, 40 टेस्ट हो गए। अब उसमें क्या होता है, उनको करंट अफ़ेयर्स कहाँ से वो लेके आएँगे कि 400-500 क्वेश्चन करंट अफ़ेयर्स के बना दें। हर हर पेपर में 20 डालते हैं कम से कम। तो क्या करते हैं कि रैंडमली कुछ भी पूछने लगते हैं। तो आप जब उसको सॉल्व करते हो, आप नहीं कर पाते। नेक्स्ट टाइम जब आप करंट अफ़ेयर्स पढ़ रहे हो, आपने वो टॉपिक देखा, तो आपको लगता है अरे यार, ये तो मॉक टेस्ट में देखा था, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है। आप उसको भी पढ़ने लगते हो, लाइन बाय लाइन चाटने लगते हो। वो चीज़ें क्या होती है ना, दिमाग उससे आपका डिस्ट्रैक्ट हो जाता है। जो एक्चुअल में कोर चीज़ें हैं वो आप मिस कर जाते हो और बाकी पेरी-फेरी में आप घूमने टहलने लगते हो। तो आपका माइंडसेट कोचिंग के ओरिएंटेड हो जाता है, मॉक टेस्ट के ओरिएंटेड हो जाता है। आप यूपीएससी के ओरिएंटेशन से थोड़ा-सा डिस्ट्रैक्ट हो जाते हो और ये चीज़ मैंने भी फ़ील की थी, ठीक है? आप लोग भी फ़ील करते होंगे। मेरा हर बारी प्रीलिम्स ऐसे नहीं निकला कि ये चीज़ें मैं मतलब एकदम खतरनाक पढ़ता था, 15 घंटे, 18 घंटे लगातार, ऐसा पॉसिबल नहीं है। लेकिन हाँ, स्मार्टली छोटी-छोटी चीज़ों को सही से हैंडल करना, उससे क्या होता है ना कि आपके चांसेस हाई हो जाते हैं एंड आई वाज़ लकी दैट कि मतलब मेरे अच्छे मार्क्स आते गए क्योंकि ये सारी चीज़ें अलाइन होती गई। ऐसा नहीं है कि वो लक से 1 बारी हो जाएगा, 2 बारी, बार-बार हर बारी नहीं होगा। तो ये आपको ध्यान से देना है। फिर आपको लाइन बाय लाइन अवॉइड करना है। मैंने बहुत सारे अच्छे-अच्छे स्टूडेंट में देखा है, मैंने अपनी आँख से देखा, जैसे व्हेन आई वाज़ इन वाजीराम, तो अच्छे-अच्छे स्टूडेंट आते थे इंटरव्यू देने, क्या करते हैं एक-एक लाइन सब कुछ पूरा फैक्ट, अभी मैं दिखाऊँगा कैसे। उससे क्या होता है ना कि आप अपना टाइम वेस्ट करते हो, आप कचरा दिमाग में भरते हो और वो कचरा काम आने वाला नहीं है। वो उससे क्या होता है, जो अच्छी चीज़ें हैं ना उसको भी आप उतना ही इम्पोर्टेंस देते हो जितना कचरे को दे रहे हो। तो ये चीज़ें आपको थोड़ी-सी अवॉइड करनी है। सब कुछ नहीं पढ़ना है, सेलेक्टिव रीडिंग करनी है। मैं भी आपको बताऊँगा, अगर आप लोग को अच्छा लगेगा, आप लोग कमेंट में या लाइक करके बताओगे रिस्पॉन्स से, तो आई विल ट्राई टू मतलब उसको मैं पढ़ाने की कोशिश करूँगा ताकि आप जल्दी से सारी चीज़ें कवर कर लो। पीटी 365 एक पीटी 365 मैक्सिमम 2-3 आवर्स में ख़त्म हो जाएगा। एनवायरनमेंट वगैरह मैक्सिमम 3 आवर, डबल स्पीड पे देखो 1.5 आवर में ख़त्म होगा। गारंटी कह रहा हूँ, अगर यहाँ से 20 सवाल आ गए, लेट्स से हाइपोथेटिकली, तो उसमें से 18 आप आराम से करके आओगे 1.5 घंटे में, कुछ नहीं छूटेगा। मेरा एक एक्सपीरियंस है कितने सालों का, सो आई नो। फिर एक फोमो वाली जो चीज़ होती है कि यार ये छोटा सा करंट अफेयर्स दिया हुआ है, ये भी ना इम्पोर्टेंट हो, अच्छा ये भी हुआ है, ये भी इम्पोर्टेंट ना हो, ये छोटा वाला ये भी इम्पोर्टेंट ना हो। इसके चक्कर में क्या होता है ना कि आप ओवर इन्फॉर्मेशन को अब्जॉर्ब करते हो और वो चीज़ें हेल्प नहीं करती। उसकी वजह से क्या होता है कि फिर आपको लगता है कि सब कुछ इम्पोर्टेंट है, एक्चुअल में वो सारी चीज़ें बेकार हो जाती हैं। जो इम्पोर्टेंट है वो भी आपके दिमाग से चली जाती हैं चीज़ें। तो ये चीज़ें भी आपको थोड़ा-सा अवॉइड करना है और 4 से 5 बारी रिवाइज़ करना है। देखो आप लोग क्या करते हो, आपको लगता है एक बारी पीटी 365 पढ़ लिया, हो गया काम। अगर आपने अभी तक नहीं पढ़ा है ना, कोई बात नहीं, मैं भी नहीं पढ़ता था। लेकिन अभी से आप पढ़ोगे तो कम से कम 3 से 4 बारी, जो अपना पाथ फाइंडर है उसमें यही सारी चीज़ें प्लान होती है कि एटलीस्ट 3 से 4 बारी चीज़ें हों, नोट्स बनवाना, सारी चीज़ें करना, क्योंकि वो स्ट्रक्चरली चीज़ें हैं, वो फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग करना है। पीवाईक्यू एनालिसिस सिर्फ देख लिया, वो एक एस्पेक्ट है, बाकी सारी चीज़ें उससे रिलेटेड होती हैं। सो इफ़ यू मतलब अगर आप किसी मेंटोरशिप में नहीं हो, आई आई विल ऑलवेज़ रिकमेंड कि आप किसी ना किसी के अंडर मेंटोरशिप में रहो, चाहे वो आपका सीनियर हो, चाहे आप किसी और कोचिंग में हो, चाहे वो आप पाथ फाइंडर में हो, कहीं भी हो, डज़न्ट मैटर। बट आप थोड़ा-सा गाइडलाइन सही से फॉलो करो, चीज़ों को थोड़ी-सी सही दिशा में ले जाओ, नहीं तो क्या होती है ना, मेहनत ख़राब हो जाती है। हम मेहनत बहुत करते हैं बट एक्चुअल में समझ नहीं आता क्या करना है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि इसको थोड़ा-सा आपको ध्यान रखना है। तो फोमो से आपको बचना है। फिर डू नॉट मेक सेपरेट नोट्स फ्रॉम द पीटी 365, आपको हाईलाइट करना है। मैं भी आपको दिखाऊंगा सैम्पल नोट्स कैसे मैं पढ़ता हूँ और कैसे आपको ही पढ़ना है, उससे अलग कुछ भी चीज़ें नहीं आती हैं। मैंने हर बारी देखा है, मुझे भी बहुत फोमो होता था, कहीं यहाँ से ना पूछ ले, वहाँ से पूछ ले। मॉक टेस्ट में आ जाता था वो क्वेश्चन तो और फोमो हो जाता था, यार देखो मॉक में पूछ ले, क्योंकि भाई उनको 4000 क्वेश्चन बनाने, यूपीएससी को नहीं बनाने। तो ये चीज़ें आप ध्यान रखना। हम पीवाईक्यू से चीज़ें सीखते हैं ना, पीवाईक्यू में जो लर्न करते हैं, जो चीज़ें टॉपिक होती है, अगर उस टॉपिक से रिलेटेड कुछ करंट अफेयर्स में होता है तो उसको हम अच्छे से पढ़ते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मिनरल्स वगैरह है कुछ, हम अच्छे से पढ़ेंगे। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है, हम अच्छे से पढ़ेंगे। तो कुछ टॉपिक है जो रिपीट होते रहते हैं तो उनको हमें डिटेल में पढ़ना है। ये पीवाईक्यू एनालिसिस से एक ये भी फ़ायदा होता है। तो 4 से 5 बारी कम से कम आपको रिवाइज़ करना है। क्विकली मैं आपको समझा देता हूँ, ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा आपको, कि कैसे आपको अप्रोच रखना है और कैसे आपको पढ़ना है। मान लो इन्वायरमेंट है तो हमेशा कोशिश करना कि एक जो भी सब्जेक्ट है 3 से 4 बारी आपको रिवाइज करना ही करना है। एक बारी आप क्या करोगे, पूरा डिटेल में पढ़ोगे, ठीक है। दूसरी बारी क्या करोगे कि आप जो हाईलाइट किया है आपने सिर्फ उसको पढ़ोगे। तीसरी बारी जो चीज़ें आपको लग रहा है जो हाईलाइट है फिर से आप पढ़ोगे। चौथी बारी में क्विकली रिवाइज करोगे, वो सारी चीज़ें रिकॉल होती जाती हैं। फॉर एग्जाम्पल मान लो कि ये
मुझे पढ़ना है। अब बायोडायवर्सिटी से शुरू हो रहा है पीटी 365। तो सबसे पहले आपको क्या देखना है कि कॉन्टेक्स्ट देखना है, वाई इन द न्यूज़। तो कह रहा है इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, IUCN के बारे में बात कर रहे हैं। वर्ल्ड कंजर्वेशन कांग्रेस 2025 टुक प्लेस इन अबू धाबी, UAE। तो ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। मैंने बोला ना 6 से 7 सवाल सिर्फ यहीं से आ जाते हैं। अब मान लो ये बहुत ज़्यादा फैक्चुअल हो गया, लेकिन वैसे टाइप कुछ टर्म वगैरह हो गया, कुछ वैसे हो गया, सवाल आ जाते हैं। तो ये आपने देख लिया। फिर इन्होंने क्या अडॉप्ट किया, यूनाइट फॉर नेचर ऑन द पाथ 2025। अब ये यूपीएससी ऐसे सवाल पूछ लेता है कि आपको ये टर्म दे देगा, बोलेगा किसका इनिशिएटिव है, ये IUCN का है, ठीक है, ये WFF का है, ऐसे ऐसे करके WWF का है, वर्ल्ड वाइड फंड, या कुछ ऐसे 4 नाम दे देगा तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। तो इसीलिए ये थोड़ा सा हमें एक नज़र देखना होता है, हमें इसमें कोई रटना नहीं है, बस यूनाइट फॉर नेचर, ठीक है, नेचर से रिलेटेड IUCN ऑन द पाथ 2045, तो 45 वाला कुछ भी है तो IUCN है। अबू धाबी कॉल टू एक्शन पूछ लेगा किससे, एजुकेशन से है, इन्वायरमेंट से रिलेटेड है, वुमेन एम्पावरमेंट से, ऐसे करके पूछ लेगा। छोटी सी चीज़ है लेकिन आप मिस कर गए। बाकी हमारे लिए नहीं इंपॉर्टेंट है हमें कौन ज्वाइन किया, क्या किया, इस सबसे मतलब नहीं होता। हमें जो चीज़ें PYQ में आई हैं, जिस हिसाब से सवाल बनते हैं, जो आ सकते हैं, उस पर ध्यान देना है। फिर IUCN, हमेशा कोई भी इंस्टीट्यूशनल बॉडीज़ हैं, हमें अच्छे से ध्यान देना है कि हेडक्वार्टर कहाँ है, ग्लैंड स्विट्ज़रलैंड में, कब बना था, 48 में। इसमें 1400 प्लस मेंबर है, NGO रिसर्च इंस्टीट्यूशन, इंडिया इसका मेंबर है। और ये जो मेंबर असेंबली है ना IUCN की, वर्ल्ड कंजर्वेशन कांग्रेस, ये हाईएस्ट गवर्निंग बॉडी है और ये हर 4 साल में एक बार ही होता है। बस ये बेसिक फैक्ट हमने देख लिया, बाकी पर्पज़ वगैरह सब पता है, पॉजिटिव चीज़ें रहेंगी, पॉजिटिवली देखना है। फॉर एग्जाम्पल एक रिलेटेड न्यूज़ है, इंडिया का नेशनल रेड लिस्ट रोड मैप एंड विजन 2025-30 आए। तो कौन लेके आए, नोडल एजेंसी कौन है, मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। सॉरी, ये सब नहीं देखना है कि कितना है क्या है। फिर कौन प्रिपेयर किया है, जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, बोटैनिकल सर्वे ऑफ इंडिया, ये 2 चीज़ें हमने देख ली। बाकी इससे अलावा कुछ फैक्ट आएगा नहीं, आएगा तो बहुत साधारण सा, बहुत पॉजिटिव स्टेटमेंट होगा, या तो बहुत एक्सट्रीम हो जाएगा कि ओनली, नेवर, ऐसे करके। तो हम PYQ से चीज़ें हम लर्न नहीं करते हैं। फिर अब जैसे छोटे छोटे होते हैं तो हम हर एक चीज़ को डिटेल में पढ़ते हैं। आप लोग क्या करते हो, ये भी पढ़ोगे, ये भी पढ़ोगे, ये भी पढ़ोगे, ये भी पूरा पढ़ते रहोगे, इसको भी हाईलाइट करोगे, इसको भी हाईलाइट करोगे, इसको भी कर लिया, ये भी कर लिया। कैसे, मतलब कैसे मैनेज कर सकते हो यार। मैं भी शुरू में करता था, इससे बहुत दिक्कत होती है, आप रिवाइज ही नहीं कर पाओगे सारी चीज़ें, और रिलेवेंट भी नहीं होती। तो अगर आप लोग बोलोगे तो मैं करवा दूंगा जल्दी से, 3 घंटे में यूट्यूब पे ही डाल दूंगा। 3 घंटे में आपका इन्वायरमेंट ख़त्म, 3 घंटे में इकॉनमी ख़त्म, जो मेन चीज़ें मैं करवा दूंगा अगर आप लोग बोलोगे। बट यू हैव टू टेल इन द कमेंट बॉक्स। आप लोग ना तो कमेंट करते हो, ना तो लाइक करते हो, और ना तो टेलीग्राम चैनल बहुत कम लोग ज्वाइन करते हो। एक तो मैं इंपॉर्टेंट सेशन और लाने वाला हूँ, आप लोग उसको ध्यान से देखना, अभी अपकमिंग 1-2 दिन में आएगा। नाउ फिर IUCN रेड लिस्ट ऑफ थ्रेटेंड स्पीसीज, तो क्या है, इस्टेब्लिश कब हुआ था, 1964 में, और ये 9 कैटेगरी में डिवाइड है। अब ये सारी चीज़ें हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, ये IUCN का लिस्ट आप देखते हो कौन कौन से है, इसी को 9 कैटेगरी बोल रहा है। तो थोड़ा सा एक बार बेसिक फैक्ट देख लिया, बाकी कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट है नहीं। टू बी ऑनेस्ट, मुझे पढ़ना होता है, मैं कुछ ना पढ़ता, लेकिन मान लो स्टेटमेंट वाइज 3 चीज़ें दे दिया, उसमें एक दे दिया कि 9 कैटेगरी में डिवाइड है, तो हम छोटी चीज़ें भी कंफ्यूज हो जाते हैं। तो एक बार मैंने हाईलाइट कर लिया कि हाँ ठीक है, हम उसको देख लेंगे। फिर IUCN स्टेटस ऑफ ग्रीन स्टेटस ऑफ स्पीसीज, तो क्या है, कुछ इसमें भी खास नहीं है, ग्रीन लिस्ट है, प्रपोज बाय द IUCN, प्रपोज हुआ है। अब कोई चीज़ ऐसी होती है तो बहुत इंपॉर्टेंट नहीं होती। एट 2012 वर्ल्ड कंजर्वेशन कांग्रेस लॉन्च इन 2021। इसका पर्पज़ क्या था, टू मेजर द कंजर्व सक्सेस स्पीसीज इकोसिस्टम प्रोटेक्ट एरियाज। तो पॉजिटिव स्टेटमेंट है, ये कभी गलत नहीं होते। हम PYQ से सीखते हैं ना, बट एक नज़र हमने दौड़ा लिया कि किस में बना था, चलो ठीक है, बहुत ज़्यादा इसके बारे में क्या है क्या नहीं है, कौन सा स्कोर है, नहीं पूछता। मॉक में हो सकता है पूछ लो, ऐसे नहीं पूछेगा। इतने सारे करंट अफेयर्स है यार, सोचो आप कि उनको 18 पूछने हैं, ठीक है, 18 में से उनको 6 बाउंसर देने हैं कि जो आपको आता ही ना हो। अब 12 सवाल पूछेंगे, 5-6 PT 65 है, 5-6 सब्जेक्ट है, हर एक आपके सब्जेक्ट से 2-3 सवाल बनेंगे मैक्सिमम, ठीक है। मान लो इन्वायरमेंट से ज़्यादा बन गया, 3-4 बन गया। अब वो 4 में से इतना 200-250 पेज में से आपको लगता है कि ये सब पूछेंगे? खुद सोचो ना, कॉमन सेंस लगा के सोचो। बड़ी न्यूज़ होगी, कोई बहुत बड़ी न्यूज़ होगी, कुछ अमेंडमेंट होगा, कुछ खतरनाक समिट हुआ होगा, वहाँ से सवाल एक आध बनते हैं। उन सब चीज़ों पे आपको ज़्यादा ध्यान देना है, लेकिन हम इसको इग्नोर नहीं करते ताकि हमारे दिमाग में जो फोमो है ना, वो चीज़ ख़त्म हो जाए। ऐसा ना लगे कुछ चीज़ें छूट रही हैं। केंटन आर मिलर रिवॉर्ड जो है, वो काजीरंगा के जो डायरेक्टर थे, वो फर्स्ट इंडियन बने हैं जिनको ये मिला हुआ है। बस इतना आपको ध्यान रखना है। IUCN स्पीसीज सर्वाइवल कमीशन क्या है, कब बना था,
1949 में, सर्वाइवल कमीशन नाम से ही लग रहा है, ठीक है। तो जो अभी विवेक मेनन है ना, वो अभी इलेक्ट हुए हैं एज ए न्यू चेयर ऑफ द IUCN स्पीसीज सर्वाइवल कमीशन, इसीलिए न्यूज़ में है, बस इतना देख लिया। एक नज़र भी देखा यार, याद आ जाती हैं। मियावाकी टेक्निक ऐसे 2021 या 22 में आया था। ऐसे बहुत सारी चीज़ें होती है, दिमाग में वो ऑप्शन देख के आपको याद आ जाएगा। IUCN वर्ल्ड हेरिटेज आउटलुक 4 रिपोर्ट आई है। तो उसने वेस्टर्न घाट और 2 नेशनल पार्क, असम मानस नेशनल पार्क और वेस्ट बंगाल का जो सुंदरबन है, उसको सिग्निफिकेंट कंसर्निंग में डाला है। तो अगर पूछ लिया कौन कौन से नेशनल पार्क हैं, वेस्टर्न घाट है, असम मानस है, वेस्ट बंगाल सुंदरबन है, तो ये तीनों आपको ध्यान रखना है। इससे थोड़ा सा इमेजिन कर लिया कि हाँ ये कंसर्निंग है। जो कंचनजंगा है ना, वो गुड है, मतलब वो अच्छा है। मान लो 4 ऑप्शन हो गया, पूछ लिया कि इसमें कौन कौन से हैं, तो आपको पता है कंचनजंगा तो नहीं है, वो अच्छे में है, तो आपने उसको एलिमिनेट किया, आपका आंसर आ गया। ये आपको ध्यान रखना है। ग्रीन स्टेटस असेसमेंट फॉर द लॉयन, अब देखो क्यों न्यूज़ में है, IUCN रिलीज फर्स्ट ग्रीन स्टेटस असेसमेंट ऑन लॉयन पैंथेरा। अब ये हमने एक कॉन्टेक्स्ट देख लिया, न्यूज़ देख लिया, बेसिक चीज़ें हम बार बार पढ़ते हैं, रिवाइज होता रहता है, रिपीट होता रहता है। इसीलिए कहता हूँ अगर आपने पहले पढ़ रखा है, अटेम्प्ट दे रखा है, तो चीज़ें आपके लिए बहुत आसान हो जाती हैं। तो शेड्यूल 1 में आता है, ठीक है, अपेंडिक्स 1 में आता है साइट्स के। फिर ये कवर भी होता है अंडर स्पीसीज रिकवरी प्रोग्राम। बताओ कितने स्पीसीज है इंडिया के, ये आपको बताना है। डिफरेंस देख लो, ये जो एशियाटिक होते हैं ना, जनरली लार्जर होते हैं, सॉरी जो अफ्रीकन होते हैं जनरली लार्जर होते हैं देन एशियाटिक, ये आपको ध्यान रखना है। ये प्राइमरली कहाँ पे पाए जाते हैं, जो एशियाटिक हैं, गिर नेशनल पार्क्स, ओनली नेशनल पार्क इंडिया, मतलब ऐसे स्टेटमेंट आते हैं। सब सहारा में ये पाए जाते हैं, सवाना ग्रासलैंड में, जो अफ्रीका वाले होते हैं थोड़े से बड़े होते हैं। बस थोड़ा सा एक पिक्चर बना कि हाँ बड़ा भाई जो है वो अफ्रीका में है, ऐसे याद रखो। कोई पर्टिकुलर ब्रीडिंग सीजन नहीं होता। PYQ में आया था, स्टेटमेंट पूछा था, तो उन्होंने यहाँ पे डाल दिया ताकि नए लोग पढ़े तो उनको लगे कि वाह यहीं से सारे सवाल आते हैं। तो ये सब रिवर्स साइकोलॉजी होती है। बट हाँ, मतलब आप थोड़ा सा ध्यान रख लो कि हो सकता है चीज़ें रिपीट हो जाए, है तो PYQ है ना। प्रोजेक्ट लॉयन लॉन्च हुआ था 2020 में। अभी बताओ गिरनार पनिया मितियालय कहाँ पे है, ये आपको बताना है, कौन से स्टेट में है। और बरदा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कौन है, सेकेंड होम है फॉर द एशियाटिक लॉयन, ठीक है, सेकेंड होम। पूछा था ना, चीता वाला रिलोकेट हुआ था, ऐसे सवाल बन जाते। तो बारदा कहाँ है, गुजरात में, ये भी आपको ध्यान रखना है। यूनेस्को वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व। अब ऐसी चीज़ों को आप थोड़ा सा डिटेल में पढ़ो, क्योंकि अभी क्या हुआ है ना, डेजिग्नेट किया है कोल्ड डिजर्ट बायोस्फीयर रिजर्व को। अब ये कहाँ पे है, सबसे पहले ये पता होना चाहिए, हिमाचल प्रदेश में है, ठीक है। यूनेस्को के अंडर था, लेकिन क्या डेजिग्नेट हुआ है, यूनेस्को वर्ल्ड नेटवर्क बायोस्फीयर रिजर्व। अभी ये 13 हो गए इंडिया में, ठीक है, पहले 12 थे, 13 थे। तो लॉन्च कब हुआ था, ये कब लॉन्च हुआ था, लॉन्च इन 1976। जिस वर्ल्ड नेटवर्क बायोस्फीयर रिजर्व मैनेज बाय, कौन करता है मैनेज, मैन एंड बायोस्फीयर रिजर्व प्रोग्राम यूनेस्को। तो ये कब आया था, ये 1971 में, पहले ही आया था, उसके बाद फिर ये आया था उसी के अंडर में। तो ये क्या है, ये इंटर गवर्नमेंटल साइंटिफिक प्रोग्राम है, जिसका एम है कि स्टैब्लिश करेंगे साइंटिफिक बेसिस फॉर इन्हेंसिंग द रिलेशनशिप बिटवीन पीपल एंड इन्वायरमेंट। मतलब लोग और इन्वायरमेंट के बीच में अच्छा रिलेशन बनाएंगे। एक टोटल ग्लोबली 785 साइट्स हैं, 13 इंडिया में, ध्यान आपको रखना है। साओ टोम एंड प्रिंसिपल है, जो इंटायर टेरिटरी डेजिग्नेट हुए बायोस्फीयर रिजर्व। तो ऐसे पूछ लिया कोई कंट्री है तो ध्यान रखना, ये यहाँ से इक्वेटर भी आपका पास होता है, ये आप ध्यान रखना। इन्हें मैपिंग में सारी चीज़ें करा रखी है। साइट कैन बी पॉसिबिलिटीज़ बाय ऑल द मेंबर स्टेट टू एसोसिएट मेंबर, ठीक है, पॉजिटिव है इसमें। अब ऑल देख के काट मत देना, कॉमन सेंस लगाना है, इसलिए मैंने हाईलाइट कर लिया। 10 साल में इसका असेसमेंट होता है और ये विड्रॉ भी किया जा सकता है। तो आपको थोड़ा सा ध्यान में देना है कि कौन कौन से बायोस्फीयर रिजर्व इंडिया में है, क्योंकि ये सबसे इंपॉर्टेंट होता है, यहाँ से सवाल बन सकते हैं। तो इसको देख लिया कौन कहाँ से, मैच द फॉलोइंग अगर पूछ लिया, या ऐसे पूछ लिया कौन से नहीं है, तब भी आपको चीज़ें पता होंगी। कोल्ड डिजर्ट कहाँ है, हिमाचल प्रदेश में है। इसके अंदर एरिया कौन कौन से कवर है, पिन वैली है, चंद्रताल है, सरचू है, किबर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो ये 2-3 है, ऐसे पूछता है। जैसे अगस्था मलाई पूछा था 2019 में। तो PYQ करने से आपका दिमाग वैसे चलने लगता है, चीज़ें आपकी चलने लगती हैं। तो मैंने यही सोचा, जैसे पाथ फाइंडर में उसमें लिखा नहीं है कि मैं क्विकली रिवाइज़ करूँगा, लेकिन मैं उसको क्विकली रिवाइज़ करवाऊँगा नोट से सारी चीज़ें। जो स्टैटिक पोर्शन है, जब प्री आएगा उसके 1-2 महीने पहले, ताकि चीज़ें PYQ से लिंक हो जाएँ और जितने स्टैटिक सब्जेक्ट हैं मोस्टली इंपॉर्टेंट वो आपके कवर हो जाएँ। जैसे मैं अभी आपको यहाँ पे बता रहा हूँ, जैसे ये बताया तो दिमाग क्लिक कर गया कि ऐसे सवाल बनते हैं। तो अगर आपको ये पता होगा तो ये आप इंपॉर्टेंट मान लोगे। क्या पता कि अभी इसको डिक्लेयर किया हो सकता है इसके अंदर की चीज़ें पूछ लें। अगस्था मलाई पूछा है, नीलगिरी इन्होंने पूछ रखा है, बड़े बड़े बायोस्फीयर के बारे में, तो इसके बारे में पूछ सकते हैं कौन कौन से अंडर इसके क्या क्या आता है, ठीक है। तो ये आपने देख लिया। फिर वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, अभी केरला फर्स्ट स्टेट बना है, तो इसका अमेंडमेंट हुआ है, इसको डिटेल में पढ़ो। हर दूसरे साल सवाल यहाँ से आते हैं, लास्ट 2 साल में तो नहीं आए, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली 26 में आ सकता है। तो इसको भी आपको थोड़ा सा ध्यान से अच्छे से पढ़ना है कि पहले 6 था, अभी उसको 4 कर दिया। UPSC की आदत है 2-3 साल बाद ही पूछते हैं। इसमें कौन कौन से बॉडीज़ जो इसके एक्ट के अंदर बनती हैं, जैसे नेशनल बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ,
जिसमें प्राइम मिनिस्टर चेयरमैन होते हैं और जो इन्वायरमेंट मिनिस्ट्री के मिनिस्टर होते हैं वो वाइस चेयरमैन होते हैं। जू अथॉरिटी इसी के अंदर बना है, वाइल्ड क्राइम कंट्रोल ब्यूरो इसके अंदर बना है। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। फिर हंटिंग नहीं कर सकते एक्सेप्ट चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन परमिट कर सकता है। डिक्लेरेशन क्या क्या प्रोवाइड करता है इस एक्ट के अंदर? नेशनल पार्क है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, कंजर्वेशन रिजर्व है, कम्युनिटी। बताओ कंजर्वेशन कम्युनिटी रिजर्व। मैंने इन्वायरमेंट पूरा करा रखा है 5 वीडियो में, आधे आधे घंटे की वीडियो है उसमें। अगर आप पीएमएफ पढ़ रहे हो, कोई भी पढ़ो, उसके 10-15 चैप्टर सिर्फ आप 2-3 घंटे में वहाँ रिवाइज कर लोगे। बेसिक है पूरा, वो आप कर लोगे, वहीं से 2-4 सवाल आ जाते हैं हर साल। पूरा बेसिक है, बहुत अच्छे से करा है। यूट्यूब पे सर्च करोगे या ऐप डाउनलोड करोगे, वहाँ भी आपको चीज़ें दिख जाएंगी। तो इस हिसाब से आपको करना है। सेम विद द इकोनॉमी, जल्दी जल्दी, ये तो मैं टाइम लगा के आपको बता रहा हूँ, जब पढ़ाने पे आएंगे तो बहुत जल्दी चीज़ें कवर हो जाएंगी। तो अगर आप लोग बोलोगे तो मैं पढ़ा दूंगा, मुझे ऐसे कोई इशू नहीं है। बट उसके पहले क्या करना है, आपको बताना है कि यू वांट और नॉट, क्योंकि टाइम की कमी होती है। बट आप लोग का अच्छा रिस्पॉन्स रहता है, चीज़ें ऐसी रहती है, तो मन करता है कि हाँ चलो ठीक है करा देते हैं। तो ये ऑफ़र है 26 जनवरी के लिए, उसी दिन आएगा। ठीक है, 11 AM। तो ध्यान रखना आप लोग, जिसको भी है, जो पाथ फाइंडर, PYQ, एवरीथिंग इंक्लूडेड इन पाथ फाइंडर। सिर्फ PYQ लोगो तो सिर्फ PYQ रहेगा, यहाँ पे सारी चीज़ें रहती हैं। सो यू कैन ज्वाइन, टीम का अपना आदेश है। और टेलीग्राम ज़रूर ज्वाइन करना, बाकी ये सारी चीज़ें आप देख सकते हो। चलो, टेक केयर, हैव ए नाइस डे।